हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर रिलेटेड इफेक्ट देख ली। मतलब बाय चेंजिंग द टेम्परेचर अदरवाइज बाय सप्लाइंग द हीट देयर इज अ चेंज इन लेंथ, देयर इज अ चेंज इन एरिया एज वेल एज देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। अब उसी से रिलेटेड अगर हम देखें कि हमने एक इक्वेशन कर दी फॉर द चेंज इन द लेंथ, द डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये हमने चेंज इन लेंथ की इक्वेशन कर रखी। अब अगर ऐसा कोई पूछे कि व्हाट अबाउट द फाइनल लेंथ ऑफ द रोड ऑन सप्लाइंग हीट एंड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट अबाउट द फाइनल लेंथ ऑफ द रोड। तो फाइनल लेंथ ऑफ द रोड क्या करेंगे हम, तो जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें हम ये डेल्टा एल ऐड कर देंगे। चलो देन फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ को अगर मैं L2 बोल दूं, देन L2 इज इक्वल टू आई कैन से L प्लस डेल्टा एल, देन L प्लस व्हाट अबाउट डेल्टा एल, इट इज अल्फा एल डेल्टा टी। जस्ट कॉमन आउट L, then it is 1 plus alpha delta t. If you can say original length as a L1, then final length L2 is equal to L1 plus alpha L delta t. Otherwise original length को L बोलो, then L into 1 plus alpha delta t. तो ये जो इक्वेशन है वो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट फाइनल लेंथ। अगर ये इक्वेशन रन नहीं हो रहा, देन इनिशियली कैलकुलेट डेल्टा एल और उसमें जो ओरिजिनल लेंथ है वो ऐड करो, दैट इज द फाइनल लेंथ। ऐसे ही सिमिलरली अगर तुम्हें फाइनल एरिया करना है, देन यू कैन से ए इंटू 1 प्लस, यहां पर अगर लीनियर है तो 2 अल्फा लिखते हैं हम इंटू डेल्टा टी। अदरवाइज यही इक्वेशन को लिखते हैं A2 इज इक्वल टू A1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, ये लीनियर का इसीलिए 2 अल्फा लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमें फाइनल वॉल्यूम करना है, देन V2 इज इक्वल टू V1 प्लस गेमा डेल्टा टी। अदरवाइज फाइनल वॉल्यूम जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अगर लीनियर दे रखा है तो हम बोलते हैं इट इज 3 अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो ऐसे हम फाइनल एरिया कर सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम का भी इक्वेशन कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करो, पहले इनिशियल वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम कर दो, ऐड करके फाइनल वॉल्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज है वो हमें एक नई कंसीडर करनी है। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एज ए हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी डिनोटेड एज S। तो हीट कैपेसिटी किसको बोलेंगे हम, तो जो हीट कैपेसिटी प्रॉपर अगर डेफिनेशन दे उससे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक फिक्स अमाउंट तुम एज ए वाटर है वो कोई भी एक वेसल के अंदर भर दो, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, और फिर उसका तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए तुमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है वो देखो, उसके लिए कितना टाइम लगता है वो देखो। फिर वही अमाउंट ऑफ वाटर है, उसका तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब डबल करना है। पहले 20 डिग्री सेल्सियस के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट है या टाइम कंसीडर करो। नाउ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लो
जो पहले लिया उतना ही फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर एंड जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। फिर देखो कि कितना अमाउंट तुम्हें हीट सप्लाई करनी पड़े, कितना टाइम लगता है, तो टाइम भी ऑलमोस्ट डबल होगा और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई भी डबल होगी। मतलब अगर तुम एज ए टेम्परेचर डबल कर रहे हो तो टू मेक द डबल द टेम्परेचर देन डबल अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। फिर एक एक्सपेरिमेंट करो कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया है उतना ही अमाउंट ऑफ दूसरे वेसल के अंदर ऑयल ले लो और तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है अप टू 20 डिग्री सेल्सियस, तब उसमें कितनी तुम्हें हीट सप्लाई करनी पड़े। सॉरी, तब हमने बोला कि एज ए जो वाटर है उसमें तुम्हें 20 डिग्री के लिए कितनी सप्लाई करनी पड़े हीट। अब उतना ही अमाउंट ऑयल है, तो वाटर के कंपेयर में जो ऑयल में तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है उसमें थोड़ी कम हीट चाहिए। मतलब जैसे हम हमारा एज ए मटेरियल चेंज करते हैं उस टाइम पर जो हीट जो सप्लाई करनी है वो भी चेंज हो जाएगी। Then amount of heat required to increase the fixed amount of water by 20 degrees Celsius is more than the amount of heat required for the oil, fixed amount of oil to increase at 20 degrees Celsius. वाटर में ज्यादा हीट चाहिए, ऑयल के अंदर कम चाहिए, तो जो मटेरियल चेंज होगा तब उसमें अमाउंट ऑफ हीट भी चेंज हो जाती है। अब आ जाता है हीट कैपेसिटी के ऊपर, तो ऐसा बोलते हैं द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एंड द चेंज इन टेम्परेचर इट्स कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं देन द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी। Another way we can say that the amount of heat required for unit change in temperature is called heat capacity. Okay, फिर से heat capacity means क्या? The amount of heat required for unit change in temperature it's called heat capacity. Okay, चलो अब जो ये heat capacity है तो हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। एक तो बोलेंगे हम द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब बोल सकते हैं अमाउंट मतलब मास ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस and type of material। यहाँ पर टाइप ऑफ मटेरियल मतलब अगर हम सोचे हमारे पास ऐसे दो अलग अलग मटेरियल है, एक एल्यूमिनियम है, कॉपर है, दोनों में सेम तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो दोनों में अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिफरेंट रिक्वायर्ड है बिकॉज हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। अगर दोनों में तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, एक हमारे पास ऐसे कॉपर है दूसरा एल्यूमिनियम है, तो भी दोनों में तुम्हें डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। ओके, ऐसे ही मास ऑफ द मटेरियल मतलब हमारे पास ऐसे कॉपर के ही कॉइन्स है, दो कॉइन है हमारे पास, एक 5 ग्राम का है दूसरा 10 ग्राम का, दोनों का तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है टेम्परेचर, तो भी दोनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि 5 ग्राम का है तो उसमें जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो जल्दी हो जाएगा, 10 ग्राम में थोड़ा ऐसे ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे तब होगा। देन हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द मास ऑफ मटेरियल एंड टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, चलो अब इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? The unit of heat capacity we can say
जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर केल्विन, अदरवाइज जूल पर डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज जूल की जगह पर तुम बोल सकते हो कैलोरी पर केल्विन, अदरवाइज कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसमें से कोई भी यूनिट जो है वो सुटेबल होगा। डिपेंड करता है आगे हमें कौन कौन सी दूसरी क्वांटिटी दे रखी है। ओके, अब यहाँ पर जो ये जूल और कैलोरी है उन दोनों के बीच का रिलेशन है, तो वो जो रिलेशन है वो ऑलरेडी तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। चलो यहाँ पर मैं दो रिलेशन लिख रहा हूँ, उन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो तुम्हें ऐसे डिसाइड करना है। चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, के 1 जूल इज 4.2 कैलोरी। अब ऑलरेडी तुम लोगों ने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशन, कि दोनों रिलेशन सही होंगे। दोनों तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे तो ये जो जूल करने जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर ये सही है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो दोनों में से एक ही सही होगा। चलो कौन सा? और अब ये जो रिलेशन है वो ऐसे ओनली फॉर 11th नहीं, अप टू 12th तक तो उसका यूज करना है, अप टू 12th भी नहीं, हमें उसको लाइफ टाइम याद रखना है। कैसे याद रखें इसको? इसकी एक शॉर्टकट बना देंगे हम, उसके बाद कभी भी तुम ये रिलेशन भूलोगे नहीं। लेकिन पहले सोच लो कि कौन सा सही है, कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। सोचा? चलो, तो अब ये जो रिलेशन है वो करेक्ट है, मतलब 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। अब इसको लर्न कैसे करोगे, याद कैसे करोगे? फिर एग्जाम टाइम में और वापस कंफ्यूजन होगा कि क्या बोला था सर ने, 1 कैलोरी 4.2 जूल बोला था कि फिर 1 जूल 4.2 कैलोरी बोला था, अभी याद नहीं आ रहा। तो उसके लिए ऐसे हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, उसकी ऐसे शॉर्टकट क्या? तो उसके लिए बताओ कि चलो तुम्हें अल्फाबेट्स कोई पूछे, नींद में से उठाकर भी पूछ ले अल्फाबेट्स, तो ऐसे बोलते हो कि AZLYBT ऐसे बोलते हो? नहीं, जो है अल्फाबेट्स ऐसे कंटिन्यूएशन में आएगा A to Z। बस अल्फाबेट्स याद करो, जिसमें C पहले आता है J बाद में आएगा। जस्ट रिमेंबर द अल्फाबेट्स फ्रॉम द रिलेशन। C पहले, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, बात खत्म हो गई। अब ये जो रिलेशन है वो अल्फाबेट्स याद करने से कभी भी रिलेशन में कंफ्यूजन नहीं आएगा। Then 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। इट मींस कैलोरी दिया है जूल में कन्वर्ट करना है, जूल दिया है कैलोरी में कन्वर्ट करना है, हम कर सकते हैं। ओके, चलो अब इसके बाद हमें एक डेफिनेशन देनी है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, कुछ भी तुम बोल सकते हो। स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल s, और ऐसा बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब ऐसा, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होगी S अपॉन M। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तब उसका जो पूरा फॉर्मूला है वो हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा D। That's why the specific heat depends only and only type of material। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पर मास तो डिवाइड कर दिया। अगर तुम्हें स्पेसिफिक हीट की दूसरी डेफिनेशन दे दी है, फर्स्ट यहाँ से
हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। सेकंड वन यहां से दे सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the unit temperature for unit mass, it's called specific heat. Once again, amount of heat required to increase the temperature by unit for unit mass, it's called specific heat. तो अब unit mass आ गया, that's why heat capacity, specific heat depends only and only type of material. चलो अब इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा? देन इसमें डिवाइडेड बाय केजी हो जाएगा, मतलब यू कैन से जूल पर केजी केल्विन। फिर ये सब लिख सकते हो, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर केजी केल्विन, कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, वो सब यूनिट यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ से अगर इक्वेशन लिखें, then delta Q is equal to amount of heat is equal to, we can say ms delta D। इस इक्वेशन को हम बहुत बार यूज करेंगे, डेल्टा Q is equal to ms delta D। ओके चलो अब यहां से एक और हमें डेफिनेशन देनी है मोलार स्पेसिफिक हीट। The molar specific heat, molar specific heat denoted as a C। तो ये जो हमने किया वो एज ए लिक्विड के लिए, मोलार स्पेसिफिक स्पेशली फॉर गैस, और उसमें जैसे यहाँ पर बोला कि पर मास, वहां पर बोलेंगे पर मोल। जैसे यहाँ पर हुआ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, तो इससे बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी पर मोल इज कॉल्ड मोलार स्पेसिफिक हीट। मतलब the C is equal to S upon mu, the heat capacity per mole is called molar specific heat। इसमें भी हमें दो और डेफिनेशन देनी है रिलेटेड विद Cp। तो Cp को बोलेंगे हम मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp को क्या डिनोट करेंगे हम? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब Cp की डेफिनेशन क्या देंगे? तो बस हम उसके जो वर्डिंग है उसमें एक वर्ड ऐड कर देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी पर मोल एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अदरवाइज अगर यहां से डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर गैस करोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा डी हो जाएगा। ओके, तो ऐसा बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा समझो फिर से, ये जो डेफिनेशन है तुम्हें लिखनी है यहाँ पर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv का मतलब क्या होगा? द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से हम दो डेफिनेशन और दे सकते हैं। ओके, तो पहले यहां तक ऐसे लिख लो, कंसीडर करो, याद करो, ये सब कुछ डेफिनेशंस याद करनी है, कौन किसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो भी याद करना है। ओके, चलो अब यहां से अगर हम आगे बढ़े
तो एक और हमें इंस्ट्रूमेंट करना है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर क्या है? तो कैलोरीमीटर जो है वो हम बोल सकते हैं इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विथ दैट टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। कि यहां से कैलोरीमीटर से क्या कर सकते हैं? तो कैलोरीमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विद द यूज ऑफ दैट वी कैन मेजर टेम्परेचर। ओके, और उसी में एक फिनोमिनन कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है? तो कैलोरीमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कैलोरीमेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और जो भी इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर मेजर करें इट्स कॉल्ड कैलोरीमीटर। अब ये जो कैलोरीमीटर है यहां पर हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही करना है। बाकी जो ओल्ड सिलेबस था उसमें कैलोरीमीटर का लैब में एक्सपेरिमेंट भी था, मतलब यहां पर तो उसका इंपॉर्टेंट था ही, और लैब में भी यही हम वापस एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते थे। लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क था। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए हमें हीटिंग इफेक्ट करनी है। हीटिंग इफेक्ट में हमें फिर मेजरमेंट करना है तो थर्मोमीटर भी चाहिए। और अगर तुमने थोड़ा बहुत ऐसे कहीं पर भी ऐसे गड़बड़ कर दी तो वहां पर एज ए फायर के चांसेस रहते थे। इसीलिए फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो निकाल दिया, सिर्फ हमें एज ए थियरी करना है। तो देखो कैलोरीमीटर मतलब कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वन वुडन बॉक्स होता है, वो वुडन बॉक्स के अंदर हमें एक वेसल रखना है और वो हम मोस्ट प्रोबेबली कॉपर का लेंगे, तो कॉपर वेसल रख देना है अंदर। अब वुडन बॉक्स और कॉपर वेसल है उसके बीच में अगर जगह बचती है अंदर तो वहां पर एज ए कॉटन रख देना है। क्या? तो कि वहां से एज ए हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। तो एक हम आइसोलेटेड पार्ट कर देंगे। आइसोलेटेड मतलब जो ऐसे एनवायरनमेंट में वहां से हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, जो भी हीट है वो अंदर ही रहनी चाहिए। फिर ऐसे बॉटम से हीट सप्लाई करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, और जो वेसल है उसके अंदर हमें पानी बनना है तो उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी है वो सब कुछ हम वहां पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसे प्रूफ करते थे। तब वहां पर फिर एज ए डेफिनेशन देते थे 1 कैलोरी की डेफिनेशन, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। तो ऐसा है कि टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। मतलब 1 कैलोरी मतलब क्या? तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट required for 1 gram of water to increase the temperature from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। देखो ये फिक्स अमाउंट बोला है 1 डिग्री सेल्सियस ही, मतलब वाटर का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, बट नॉट एनीथिंग फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, इट्स कॉल्ड 1 कैलोरी। फिर अगर तुम्हें कोई पूछ ले व्हाट इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी, तो यही है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, इट्स कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। तो कैलोरी या किलो कैलोरी की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। किलो कैलोरी की डेफिनेशन दे दो, उसके बाद तुम बोल सकते हो कि 1000 पार्ट ऑफ किलो कैलोरी इट्स कॉल्ड 1 कैलोरी। लेकिन दोनों की इंडिविजुअल डेफिनेशन याद रखो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। बाय द सेम वे
1 kilocalorie means amount of heat required to increase the temperature of 1 kg of water. ये 1000 ग्राम of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called 1 kilocalorie. ओके, चलो अब कई बार तुम लोगों ने ऐसा क्या बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन भी किया होगा कि अगर तुम कहीं ना कहीं हीट सप्लाई कर रहे हो किसी में भी, हाँ मोस्ट प्रोबेबली चलो वाटर, कि अगर तुम ऐसे हीट सप्लाई करोगे तो दो चीज हो सकती है, आइदर देयर इज ए इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अदरवाइज देयर इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ द वाटर। मतलब जो भी हम स्टेट बोलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 3 स्टेट्स अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब अगर तुमने ऐसा कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन किया हो तो अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्टेट मतलब वो लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो। फिर अगर वाटर में से वेपर मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। दोनों कभी साइमल्टेनियसली चेंज नहीं हो सकते, नेवर, कभी भी नहीं। Whenever there is a change in state of matter, the temperature constant. Whenever there is a change in temperature of matter, then its state constant. दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होंगे, एक चेंज होगा तो दूसरा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। चलो उसी का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेसल है और उसके अंदर हमने एज ए आइस क्यूब भर रखा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। और अब यहां पर हीट सप्लाई कर और कंटिन्यूअसली यहां पर एज ए थर्मोमीटर में तुम ऑब्जर्वेशन करते रहो, तो इनिशियली तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। फिर हीट सप्लाई कर तो क्या होगा, ये जो आइस क्यूब है वो वाटर में कन्वर्ट होगी, लिक्विड होगा। और कंटिन्यूअसली यहां पर ऑब्जर्वेशन करो, वो 0 ही रहेगा। हीट सप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब तक ये जो भी लिक्विड होगा उसमें अगर एक आइस क्यूब भी, सिंगल आइस क्यूब प्रेजेंट है, मतलब लाइक दिस, कैसे ये वाटर में कन्वर्ट तो हो गया, उसके अंदर एक सिंगल आइस क्यूब अभी भी है, तो जो भी तुम हीट सप्लाई करोगे और अभी भी ऐसे आइस क्यूब है, तब भी यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा अगर तुम थर्मोमीटर से मेजर करोगे। तो क्या होगा, ऑन सप्लाइंग हीट देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड टू लिक्विड, टेम्परेचर 0 ही रहेगा। और उसके बाद जब ये पूरा ऐसे लिक्विड हो जाएगा, आइस क्यूब भी ऐसे पूरा सब लिक्विड हो गया, उसके बाद तुम हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, लिक्विड अब वाटर है वो वाटर ही रहेगा, फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कब तक, तो जब तक वो वेपर में कन्वर्ट ना हो 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, द वाटर कन्वर्टेड इनटू द वेपर, लेकिन फिर 100 के बाद वापस कांस्टेंट हो जाएगा। तब क्या होगा, वहां पर लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब तक ये वेसल के अंदर एक छोटा सा ड्रॉप भी है वाटर का, तब तक उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा और पूरा कन्वर्ट हो जाए वेपर में। उसके बाद अगर तुम वेपर को हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो पूरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि till the temperature is 0 degree Celsius, then the ice cube is not fully converted into the water. Then after water ही रहेगा और हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
तो पहले जो स्टेट चेंज हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। फिर स्टेट सेम है, वाटर है, अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेट सेम रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और फिर लास्ट में जब वो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा तब टेम्परेचर वापस कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। आइदर देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर और देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट कांस्टेंट, स्टेट चेंज हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट। चलो इसी का अगर हम यहाँ पर ग्राफिकली कुछ उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करें तो चलो यहाँ पर हम बोलते हैं टेम्परेचर और यहाँ पर हीट। चलो ये हम बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ऑन सप्लाई हीट, जब तक आइस पूरी कन्वर्ट नहीं होती तब जो भी हीट तुम सप्लाई करोगे यहाँ पर उसका टेम्परेचर 0 का 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज ए चेंज इन स्टेट सॉलिड टू लिक्विड। जब ये लिक्विड पूरा हो गया मतलब पूरा ऐसे आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो गई, फिर हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 के बाद वापस टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा जब तक तुम हीट सप्लाई करते ही रहो। तो यहाँ पर वापस क्या होगा, देयर इज ए चेंज इन स्टेट, यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड टू गैसियस। और उसके बाद एक बार गैस में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद हीट सप्लाई करोगे तो वापस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो वापस दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर कांस्टेंट। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर तो स्टेट कांस्टेंट, यहाँ पर तो ये वाटर ही रहेगा फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर वापस यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो पहले यहाँ तक अच्छी तरह से कर लो। आगे जो हमने सभी डेफिनेशंस दी वो, फिर यहाँ पर कैलोरी 1 किलो कैलोरी, कैलोरीमीटर क्या है और कब यहाँ पर कौन सा मतलब स्टेट या टेम्परेचर क्या चेंज होगा, उस हिसाब से हम दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक पहले अच्छी तरह से कर लो।